दोस्तों, लेट नाइट नेटफ्लिक्स वॉच कर रहे हो या चार दोस्त बैठकर गप्पे लड़ा रहे हो, बर्थडे पार्टी चल रही हो या ऑफिस की कोई मीटिंग, इन सारी जगहों पर आपको एक चीज बड़ी ही कॉमन देखने को मिलेगी। बेवरेजेस के रूप में कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स के रूप में चिप्स। और स्नैक्स में कुछ हो या ना हो, चिप्स तो होता ही है। और यही चिप्स बेचकर गुजरात के एक बिजनेसमैन चंदूभाई वीरानी ने 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। एक गरीब किसान का लड़का जिसके पास रहने को घर नहीं था, जो मात्र 90 रुपए महीने की पगार पर चौकीदारी की नौकरी करता था, उसने अपनी मेहनत से आज एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे रही है। आइए जानते हैं उनकी इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को बड़ी ही विस्तार से। दरअसल ये बात है साल 1972 की, जब गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गाँव में पोपट रामजी वीरानी अपने परिवार के साथ रहते थे। वे एक साधारण किसान थे जिनकी जिंदगी पूरी तरह से खेती पर डिपेंड थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका परिवार किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन किसान की जिंदगी कभी भी स्टेबल नहीं होती। कभी बारिश ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, कभी बारिश कम हो जाए तो प्रॉब्लम। और उस साल भी कुछ ऐसे ही हुआ। गांव में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, जिससे पूरी फसल खराब हो गई। अब उनके हालात बिगड़ने लगे क्योंकि इस बार खेती से कोई कमाई नहीं हुई। धीरे धीरे उनके घर में पैसों की कमी होने लगी और लोन बढ़ने लगा क्योंकि उनके पास कोई और कमाने का सोर्स नहीं था। कुछ सालों तक पोपट राम जी ने स्ट्रगल किया, लेकिन फार्मिंग में लगातार हो रही नुकसान की वजह से उन्हें अब अपने घर का खर्च चलाना भी मुश्किल लगने लगा। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी। ये उनका सबसे बड़ा लॉस था क्योंकि उनके पास सिर्फ यही एक एसेट था। लेकिन सर्वाइवल के लिए उन्होंने 20,000 रुपए में अपनी जमीन बेच दी। जब जमीन बिक गई तो घर चलाने का कोई दूसरा तरीका नहीं बचा। पोपट राम जी ने डिसीजन लिया कि ये पैसे उनके तीनों बेटों में बांट दिए जाए ताकि वे अपना नया काम शुरू कर सके। तो उन्होंने अपने तीनों बेटों चंदू भाई, मेघजी भाई और भिकू भाई में 20,000 रुपए बांट दिए। अब उन तीनों के पास दो चॉइसेस थी। पहली चॉइस गांव में रहकर स्ट्रगल करे और गरीबी में जिंदगी बिताए, या फिर दूसरी चॉइस ये थी कि शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाए और कुछ नया करे। तीनों भाइयों ने दूसरा रास्ता चुना। अब गुजरात का एक छोटा सा किसान परिवार राजकोट जाने के लिए तैयार था, लेकिन उनके सामने कितनी मुश्किलें आने वाली थी ये किसी को नहीं पता था। राजकोट पहुंचना आसान था, लेकिन वहां टिकना मुश्किल। उनके पास न कोई सपोर्ट था, न पैसे, न जान पहचान, न रहने की जगह। लेकिन उनके हिम्मत जरूर थी। तीनों भाइयों ने सोचा कि खेती से जुड़ा ही कोई बिजनेस करना सही रहेगा, क्योंकि उन्हें खेती का थोड़ा बहुत ज्ञान था। तो उन्होंने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर्स बेचने का काम शुरू किया। लेकिन बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस न होने की वजह से उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। एक दिन एक डीलर ने उन्हें महंगे दामों पर नकली फर्टिलाइजर बेच दिया। उन्हें लगा कि उनका बिजनेस अब चलने लगेगा, लेकिन जिन भी किसानों ने उनसे फर्टिलाइजर खरीदा उनकी फसल बर्बाद हो गई। अब फार्मर्स ने उनसे सामान खरीदना बंद कर दिया। धीरे धीरे उनके बिजनेस में लॉस बढ़ता गया और सिर्फ 2 साल में पूरा बिजनेस डूब गया। अब उनके पास न पैसा बचा था, न कोई और ऑप्शन। उनके पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं बचे थे। तीनों भाई मिलकर मात्र 50 रुपए घर का किराया तक नहीं दे पाए और मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब उनके हालात और भी खराब हो गए थे। राजकोट की सड़कों पर तीनों भाई सिर्फ अपने सपनों के साथ खड़े थे, लेकिन जेब में एक भी रुपया नहीं था। जब इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता तब वो या तो टूट जाता है या फिर अपने लिए एक नया रास्ता बनाता है। चंदूभाई वीरानी और उनके भाइयों के लिए भी कुछ ऐसा ही वक्त था। उनका पहला बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका था। घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे और गांव लौटने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं बचा था। वे किसी भी हाल में राजकोट में रहना चाहते थे, लेकिन रहने के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। कई जगह भटकने के बाद चंदू भाई को राजकोट के एक सिनेमा घर में चौकीदारी की नौकरी मिल गई। यह नौकरी उनके लिए कुछ खास नहीं थी, लेकिन उन्हें कम से कम रोजगार मिल गया था। उनकी सैलरी सिर्फ 90 रुपए प्रति महीना थी, लेकिन उस समय उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। उन्होंने थिएटर में पोस्टर लगाने, टिकट काटने और कैंटीन में छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम भी करने शुरू कर दिए। इससे उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलने लगा, जिससे वे किसी तरह गुजारा कर रहे थे। फिर एक दिन जब वे थिएटर के कैंटीन में काम कर रहे थे तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि खाने पीने की चीजों की डिमांड कभी कम नहीं होती। जब भी लोग फिल्म देखने आते थे तो वे कैंटीन से कुछ न कुछ जरूर खरीदते थे। इसका मतलब ये था कि फूड इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल था। धीरे धीरे वे इस बिजनेस को गहराई से समझने लगे। वे ये भी देख रहे थे कि कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं, कौन से कम, और किन चीजों में ज्यादा प्रॉफिट है। अब कुछ समय बाद थिएटर के मालिक ने देखा कि चंदू भाई बहुत मेहनती और ईमानदार है, इसलिए कुछ समय बाद उन्होंने थिएटर के कैंटीन का ठेका चंदू भाई को दे दिया। अब चंदू भाई खुद से कैंटीन चलाने लगे। उन्होंने सैंडविच और दूसरे स्नैक्स बेचना शुरू किया। यह उनकी जिंदगी का पहला बिजनेस था जो उन्होंने खुद शुरू किया था। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था। उनके सैंडविच भी जल्दी बिक जाते थे
और लोग उनके बनाए स्नैक्स पसंद करने लगे थे। लेकिन फिर एक बड़ी प्रॉब्लम आई। जो सैंडविच बच जाते थे वे अगले दिन खराब हो जाते थे। इसका मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नुकसान होता था। उन्होंने इस प्रॉब्लम पर सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या बेचा जाए जो जल्दी खराब ना हो। वे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते थे जिसे वे स्टोर कर सके और कई दिनों तक बेच सके। उसी दौरान उन्हें पोटैटो चिप्स बेचने का आइडिया आया। अब जब उन्हें पोटैटो चिप्स बेचने का आइडिया आया तो सबसे पहला काम था वेंडर से चिप्स खरीदना। उन्होंने एक लोकल सप्लायर से चिप्स मंगवा कर कैंटीन में बेचना शुरू किया। लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। जल्द ही उन्हें एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। सप्लायर हमेशा टाइम पर डिलीवरी नहीं करता था। कभी कभी इंटरवल के दौरान चिप्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन कैंटीन में चिप्स ही नहीं होते थे। इससे उनका बिजनेस रुक जाता था। अब चंदू भाई को यह समझ आ गया था कि अगर उन्हें इस बिजनेस को आगे ले जाना है तो किसी और पर डिपेंड रहने के बजाय उन्हें खुद अपने चिप्स बनाने होंगे। 1982 में उन्होंने अपने घर के पास एक छोटा सा शेड लगाया और खुद से चिप्स बनाने का काम शुरू कर दिया। उनके पास सिर्फ 10,000 रुपए की सेविंग्स थी और इसी पैसों से उन्होंने कुछ जरूरी सामान खरीदा। शुरुआत में उनके लिए कुछ भी आसान नहीं था। उन्हें चिप्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कई बार चिप्स जल जाते थे, कभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट रह जाते थे, कभी ज्यादा नमक हो जाता था और कभी कम। पर धीरे धीरे उन्होंने परफेक्ट चिप्स बनाना सीख लिया। जब उन्होंने खुद बनाए हुए चिप्स थिएटर में बेचना शुरू किए तो लोगों को इनका टेस्ट बहुत पसंद आया। जल्द ही थिएटर में उनके चिप्स फेमस हो गए। अब उन्होंने थिएटर के अलावा छोटे दुकानदारों को भी सप्लाई देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनका बिजनेस पूरे राजकोट में एक्सपांड हो गया। 1984 में उन्होंने अपने चिप्स को एक ब्रांड नेम देने का सोचा और तभी उन्होंने अपने थिएटर के पास एक बालाजी हनुमान मंदिर देखा और वहीं से उन्हें अपने ब्रांड का नाम मिला बालाजी वेफर्स। अब बालाजी वेफर्स एक लोकल ब्रांड बन चुका था, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ था। बालाजी वेफर्स अब पूरे गुजरात में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, लेकिन उस समय मार्केट में पहले से ही अंकल चिप्स, सिम्बा चिप्स और बिनीस चिप्स जैसे बड़े ब्रांड्स मौजूद थे। ये ब्रांड्स पहले से ही मार्केट में जम चुके थे और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन चंदू भाई को सबसे बड़ा चैलेंज तब मिला जब पेप्सिको ने इंडिया में लेज लॉन्च किया। पेप्सिको एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसकी मार्केटिंग पावर और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी। जब उन्होंने इंडिया में लेज लॉन्च किया तो हर बड़े शहर में उसकी एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग शुरू हो गई। टीवी, होर्डिंग्स, रेडियो, हर जगह बस लेज के एड्स चल रहे थे और लेज का पैकेजिंग भी बहुत अट्रैक्टिव था जो यूथ को बहुत पसंद आया। अब सवाल ये था कि बालाजी वेफर्स इस जबरदस्त कंपटीशन में कैसे टिकेगा, क्योंकि पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी के पास बड़े बड़े सेल्स नेटवर्क, भारी डिस्काउंट और सुपरमार्केट में स्ट्रांग होल्ड थी। उनके पास बेस्ट क्वालिटी की पैकेजिंग और टेस्टिंग लैब्स थी और बालाजी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन चंदू भाई के पास कुछ ऐसी खास रणनीतियां थी जिनकी वजह से उन्होंने धीरे धीरे लेज और दूसरी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं क्या थी वो रणनीतियां। फर्स्ट, क्वालिटी और टेस्टी फ्लेवर्स पर फोकस। बालाजी वेफर्स हमेशा से ही इंडियन टेस्ट को फॉलो करता था। लेज जहां वेस्टर्न फ्लेवर्स पर ज्यादा फोकस कर रहा था, वहीं बालाजी ने गुजराती मसाला, स्पाइसी चिली और इंडियन मसाला टेस्ट वाले चिप्स निकाले और इंडियन कस्टमर्स को वो टेस्ट चाहिए था जो उनके घर के खाने से मैच करता हो। यही वजह थी कि बालाजी ने हर राज्य के हिसाब से अपने अलग अलग फ्लेवर निकाले। ये ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो लेज जैसी ग्लोबल कंपनी भी नहीं समझ पाई। सेकंड, ज्यादा क्वांटिटी और कम प्राइस। लेज वेफर्स का पैकेट बाकी कंपनियों के कंपैरेटिवली महंगा है और उसमें चिप्स भी बहुत कम होते हैं। कस्टमर्स हमेशा शिकायत करते थे कि पैकेट में ज्यादातर हवा होती है और चिप्स बहुत कम। चंदू भाई ने इस चीज को नोटिस किया। उन्होंने अपने चिप्स के पैकेट को ज्यादा भरा हुआ रखा और प्राइस बाकी कंपनियों से 20-30% कम रखी। यही वजह है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर्स जल्दी बालाजी के फैन बन गए। थर्ड, लोकल मार्केट में पकड़ मजबूत की। पेप्सिको जैसी मल्टीनेशनल कंपनी का फोकस बड़े शहरों और सुपरमार्केट पर था, लेकिन बालाजी ने छोटे शहरों और गांवों में अपना नेटवर्क मजबूत किया। उन्होंने छोटे दुकानदारों से डायरेक्ट डील करना शुरू किया। इससे उनकी सेल्स तेजी से बढ़ने लगी। लेज जैसे ब्रांड सिर्फ बड़े शहरों में थे, लेकिन बालाजी वेफर्स सारे छोटे छोटे गांवों तक पहुंच चुका था। धीरे धीरे उनकी सेल्स ग्रोथ बढ़ने लगी और उनका मार्केट शेयर बढ़ना शुरू हो गया। फोर्थ, उन्होंने अपनी खुद की मशीन्स बनाई और प्रोडक्शन बढ़ाया। चंदू भाई ने देखा कि लेज जैसी कंपनियों के पास इंपोर्टेड ऑटोमेटिक मशीनें थी, जिससे उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत कंसिस्टेंट थी। इसलिए चंदू भाई ने भी लोकल मार्केट से अलग अलग पार्ट्स खरीदकर खुद की वेफर्स बनाने की मशीनें डिजाइन की। यह कम बजट में एक मास्टर स्ट्रोक था, जिससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई और वो कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते थे। बालाजी वेफर्स की ग्रोथ हर साल 20 से 25% बढ़ती गई और धीरे धीरे बालाजी वेफर्स ने पूरे वेस्टर्न इंडिया पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, बालाजी वेफर्स की ये स्टोरी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक प्योर हसल, डेडिकेशन और सेल्फ बिलीफ की मिसाल है।
एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ ये सफर आज 5000 करोड़ से ज्यादा के एम्पायर में बदल चुका है। गुजरात से निकला ये ब्रांड आज पूरे इंडिया के स्नैक लवर्स का फेवरेट बन चुका है। चंदू भाई वीरानी की कहानी हमें सिखाती है कि फेलियर कोई एंड नहीं है, बल्कि एक लेसन है जो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। उन्होंने हर सेटबैक को एक कमबैक में बदला, हर मिस्टेक से सीखा और हर चैलेंज को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क और नेवर क्विट माइंडसेट की कहानी है। अगर एक छोटे गांव से निकला एक आम इंसान अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता है, तो हम सब भी कर सकते हैं। बस जरूरत है सही सोच, डेडिकेशन और लगातार कोशिश करने की, क्योंकि असली सक्सेस वही होती है जो स्ट्रगल की आग में तपकर निकलती है, और जो हार मानने से मना कर दे वही असली विनर होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।